मेरे पास बहुत सारे सवाल ये आ रहे थे कि ऑटिज़म बुनियादी तौर पर होता क्या है, आसान अल्फाज में बता दें। तो मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो के अंदर आसान अल्फाज में बता सकूं कि ऑटिज़म है क्या। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो अमूमन 18 महीने से लेके 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक सामने नज़र आना शुरू हो जाती है बच्चे में। उसके रीज़न ये होता है कि ये वो एज है जिसमें वो सिम्टम्स वाज़िया होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस टाइम में उसके अंदर हुए हैं। जी बेटा, इसका मतलब ये होता है कि उस टाइमिंग में 18 महीने के बाद से सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ऑटिज़म होता क्यों है, ये एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। बैड पेरेंटिंग की वजह से होता है या मोबाइल यूज़ करने की वजह से होता है। तो आज मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ऑटिज़म होता क्यों है। ऑटिज़म प्राइमरीली अगर आप देखें तो 15% रिसर्चेज ये कहती हैं कि जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, जेनेटिकल रीजंस की वजह से हो सकता है। बाकी कुछ रीजंस ये हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, कोई भी रिसर्च ये कंफर्म नहीं करती कि एग्जैक्ट रीज़न ये है। हाँ, लेकिन इट कैन बी और इट मे बी वन ऑफ द रीज़न जिसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर माँ ओवर एज है, 40 या 45 के बाद अगर कंसीव कर रही है तो देर आर चांसेस कि इसकी वजह से ऑटिज़म हो। माँ को कोई इन्फेक्शन होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई बहुत सीवियर डिफिशेंसीज थी, दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। अगर माँ कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करती है, लेट्स से कोई किसी ड्रग के ऊपर है, ड्रग कोई नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल अगर करती हैं, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ऑटिज़म हो सकता है। अच्छा, अगर हम रिसर्च बेस्ड बात करें तो ऑटिज़म इनिशियली 1 in 100 चाइल्ड था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इसका रेशो जो है वो बढ़ गया है, जिसमें ऑब्वियसली एक वजह अवेयरनेस भी, अब लोगों को अवेयरनेस है, लोग डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। और एक ये भी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, स्पेशली कोविड के बाद। अगर हम बच्चियों और बच्चों की बात करते हैं तो 4:1 का रेशो है। लड़कों में ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा सामने आता है। लड़कियों में एक तो पाया भी कम जाता है, दूसरा डायग्नोस भी कम होता है। ख़वातीन में मास्किंग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है, स्पेशली अगर हम अपने रीजन की बात करें। हमने ये तो बता दिया कि ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या होता है। आपको डायग्नोसिस मिलता है, कहते हैं आपके बच्चे को ऑटिज़म है, और माँ बाप को समझ में नहीं आती कि अब वो क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, क्या इलाज कराएं। देखिए, ऑटिज़म के कुछ सिम्टम्स हैं, वो होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पर है। अच्छा, वो सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जो ऑटिज़म इफ़ेक्ट करता है वो सोशल कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन है। बच्चा बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन कर रहा होता है, आप उसको कुछ कहते हैं, वो उसको कॉम्प्रीहेंड करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये मैं 2 साल के, 18 महीने के, 3 साल के बच्चे की बात करती हूँ। अगर बच्चा स्पेक्ट्रम पर है तो वो कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ नहीं कर पाता, वो आपकी बात का एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाता। इकोलेलिया फिर भी होता है, अगर उसने कोई एक जुमला सुन लिया, कोई एक स्क्रिप्ट सुन लिया, कोई एक राइम सुन लिया, तो वो उसको तो रिपीट करता है, बात का जवाब नहीं दे पाता, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन मेंटेन नहीं कर पाता। बहुत दफ़ा ये भी देखने में आया है कि बच्चा राइम्स पूरी पूरी याद कर लेता है, पूरी पूरी राइम्स पढ़ लेता है, पूरी पूरी पोएम्स पढ़ लेता है, लेकिन वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देता, वो आम जिंदगी के अंदर इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा जो सिम्टम बहुत अहम है, ये मेरी बेटी भी साथ साथ लगी हुई है, दूसरा सिम्टम जो बहुत अहम है, आई कांटेक्ट मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। लेस टू नो आई कांटेक्ट होता है। देर आर पॉसिबिलिटी कि शायद वो फैमिलियर लोगों को, वालदैन को, माँ बाप को आई कांटेक्ट दे दे, लेकिन आई कांटेक्ट लेस टू नो होता है, बहुत कम पाया जाता है। जी सकीना, नाम को वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं आपको सकीना भी दिखा दूँ, ये देखें ज़रा, नाम को रिस्पॉन्स नहीं करते। बहुत दफ़ा पेरेंट्स अमूमन जब पहली दफ़ा डायग्नोसिस के लिए आते हैं तो उसका रीज़न ये होता है, वो कहते हैं बच्चे का नाम बुलाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं करते। हम कोकोमेलन प्ले करते हैं, कुछ और आवाज़ होती है तो फ़ौरन से देखते हैं, लेकिन नाम को रिस्पॉन्स नहीं करते। बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए ऑडिटरी टेस्ट भी करवा लेते हैं कि शायद बच्चा सुनता नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद बच्चा नहीं सुनता, इसीलिए अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है वो रेपिटेटिवनेस है या सेमनेस है। एक ही तरह की रूटीन या चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर उनमें कोई तब्दीली आ जाती है तो वो उनको बॉदर करती है। मिसाल के तौर पे अगर वो एक ही रूट से घर से जाते हैं, रूट चेंज होगा तो मसला होगा। बेड की एक ही तरफ सोते हैं, एक ही तरह का कंबल यूज़ करते हैं, बर्तनों के हिसाब से खाना एक तरह से खाते हैं, एक जगह बैठकर खाते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर चेंज होती हैं रूटीन के अंदर तो वो पैटर्न उनको बुरा लगता है। टॉयज़ हैं तो वो टॉयज़ से एक ही तरह से खेलते हैं। लेट्स से अगर एक ही तरह के ब्लॉक से खेल रहे हैं तो वो उनको लाइन अप कर रहे हैं, सेम तरीके से खेल रहे हैं। वरना किसी भी टॉय से खेलने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन ये बच्चे अमूमन उन टॉयज़ के साथ एक ही तरह से खेल रहे होते हैं। और ये सकीना बीबी हैं जो पीछे ये सारी हरकतें कर रही हैं। सकीना,
तो इनके सोशल कम्युनिकेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखता है, अमूमन जो है वो रेपिटेटिवनेस होती है, आई कांटेक्ट नहीं होता, नेम रिस्पॉन्स नहीं होता, तो आपको लगता है कि इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। 3 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। सिवियर के अंदर जो है वो फार्माकोलॉजी भी करनी पड़ती है, शायद मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं, थेरेपीज़ भी एक्सटेंसिव होती हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एज़ कम्पेयर टू माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर लेस टू नो सपोर्ट के साथ आप अगर बहुत अच्छे से थेरेपीज़ करवाते हैं, स्पीच थेरेपीज़ करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, बिहेवियर थेरेपी कराते हैं, तो देयर आर चांसेस कि बच्चा लेस टू नो सपोर्ट के साथ इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार सकता है इंशाल्लाह ताला। बट अगेन दैट डिपेंड्स कि आप किस लेवल की सपोर्ट दे रहे हैं। तरीका इलाज के अंदर अमूमन थेरेपीज़ होती हैं, और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसे इश्यूज़ हैं या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, मिसाल के तौर पे अगर OCD है या ADHD है, तो देयर आर चांसेस कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से कोई दवाइयाँ देनी पड़े और वो उन दवाइयों से मज़ीद जो है वो बेहतरी आ सके। सो ऑटिज़म के बारे में ये मालूमात थी, मैंने कोशिश की कि जितने आम अल्फाज में मैं कन्वे कर सकती हूँ वो करूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग डेफिनेटली जो है वो नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं, और आपके इर्द गिर्द अगर आपको लगता है कि किसी के साथ, किसी पेरेंट्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली वीडियो शेयर कर सकते हैं। मुझे अब्दुल्ला को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये 2 वीक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, सकीना बीबी को भी याद रखिएगा, जो पूरी वीडियो में बार बार आकर उन्होंने आपको याद दिलाया कि वो भी एग्जिस्ट करती हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।